ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तो ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। रिस्पायरेटरी ऑर्गेन वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर गिल ब्रांकियल रिस्पायरेशन आर वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर गिल है, ब्रांकियल रिस्पायरेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है यूज्ड बाय मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्का में भी ये होते हैं। मोलस्का में तो लंग वास्कुलराइज्ड बॉडी होता है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल में टूटता है, मतलब डाइवर्ट होता है। इनिशियल ब्रोंकियोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इनिशियल ब्रोंकियोल आर supported by incomplete cartilaginous rings. Our lungs covered by double layer pleura with pleural fluid दोनों के बीच में होता है। alveoli duct from the respiratory और exchange part of respiratory। alveoli duct होते हैं। alveoli ducts form the respiratory और exchange part of respiration का वे होते हैं। lungs situated in the thoracic chamber air tight chamber जिसको कहते हैं formed by the ventrally by the sternum से वे होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ट्रैकिया जो स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू कहाँ तक होता है, मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक वे होते हैं ट्रैकिया। अब यहाँ पर है कि लंग्स सिचुएटेड, तो देख लिए कि थोरेसिक चैम्बर जिसको एयर टाइट चैम्बर कहते हैं फॉर्म बाय द वेंट्रली बाय स्टर्नम से वे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो 12 से 16 टाइम पर मिनट एस्पायरोमीटर से नापते हैं। इंस्पायरेशन नेगेटिव प्रेशर होते हैं, तो हमारे अंदर जो गया एयर वह नेगेटिव प्रेशर कॉज किया एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। और ये जो होता है वह एंटेरो पोस्टेरियर एंटेरो तो आगे की ओर और यहाँ अंदर की ओर हवा जाता है, तो ये एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ external internal costal muscles lifts up the ribs and the sternum causing increase the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो एंटेरोपोस्टेरियर ध्यान रखना है और डॉर्सोवेंट्रल। तो यहाँ पर करा कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लिफ्ट्स अप द रिब्स उठता है एंड द स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज करने में हेल्प करता है इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर। अब रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइडल जो होते हैं, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इन वन टाइम जो कि होता है 500 मिलीलीटर। तो टाइडल में देख लिए कि 500 एक्सपायरेशन प्लस इंस्पायरेशन, तो इस तरीके से जो यहाँ पर किए तो वह 500 हो गया। इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन जो करते वह 500 होता है एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम इस इंस्पायरेशन किए तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है फोर्सिबल वह 2500 से 300 मिलीलीटर होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर है 1 मिनट में देख लिए कि 2500 से 300 मिलीलीटर मतलब 2500 से 3000 मिलीलीटर हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बात करेंगे तो जो एक्सपायर किए वो जो देखेंगे तो 1000 मिलीलीटर से 1100 मिलीलीटर होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब रेसिड्यूल वॉल्यूम हो गया कि रिमेनिंग आफ्टर एक्सपायरेशन, यानी कि सांस लिए तब हम लोग सांस छोड़े तो उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जितना बचता है तो वह 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट होता है रेसिड्यूल वॉल्यूम में रिमेनिंग आफ्टर एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया तो इसमें हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV को ऐड कर दे तो वह इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो टोटल वॉल्यूम इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम अगर टोटल वॉल्यूम अगर इंस्पायर करते तो वह होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर 6000 से 8000 है और इसमें IRV जोड़ देंगे यानी कि 2500 से 3000 तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। सिर्फ याद है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो वो है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अगर
जितना एक्सपायर करेंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इस तरीके से होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ARV। फिर या उसके बाद है फंक्शनल रेसिड्यूल वॉल्यूम या कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी की बात करें तो रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे अंदर बॉडी में रह जाता है वह होता है ये। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV यानी कि रेसिड्यूल वॉल्यूम को जो ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। वे होते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV जो रेसिड्यूल वॉल्यूम होता है। अब वाइटल कैपेसिटी बात करते हैं तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फर्स्ट एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड ARV, TV एंड IRV और द मैक्सिमम। तो यहाँ पर है कि आफ्टर अ फर्स्ट एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड ARV, TV, IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फर्स्ट इंस्पायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी में थी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फर्स्ट एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड ARV, TV, IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फर्स्ट इंस्पायरेशन। तो वो होता है वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी इन द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्पायरेशन, जब फर्स्ट फुल इंस्पायरेशन कर दिए तो जो लंग्स का कैपेसिटी टोटल होगा वो होगा। तो दिस इंक्लूड रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी प्लस RV को ऐड करेंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी ये आ जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर Hg, ऑक्सीजन और CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो होते कंपेयर किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में कितना होता है और ये बस। तो रिस्पायरेटरी गैस ऑक्सीजन और CO2 बात करेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन होता है वह 159 होता है मिलीमीटर Hg और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वह 0.3 होते हैं। तो एटमॉस्फेयर का याद रखें और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159 और 0.3 ये हो गया। एल्वियोलाई में बात करेंगे तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में सांस के लिए रहते हैं तो वहाँ पर 104 होता है और CO2 एल्वियोलाई में वहाँ पर कम होता है जो कि 40 होता है। अब ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वहाँ पर 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर कम हो गया और CO2 का मात्रा ज़्यादा हो गया तो जिसके कारण 45 हो गया CO2 एंड ऑक्सीजन हो गया 40। ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं अब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो डायरेक्ट वहाँ पर 95 हो गया ऑक्सीजन और 40 मिलीमीटर Hg हो गया CO2। और टिश्यू में बात करेंगे तो टिश्यू में CO2 थोड़ा ज़्यादा होता है 45 और ऑक्सीजन 40 होता है। तो इस तरीके से ये वैल्यू ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है तो याद हो गया होगा। अब उसके बाद है अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 in opposite direction that is from tissue to blood vice versa वे होते हैं। As the solubility of CO2 is 20 से 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through membrane per unit difference, तो that can diffuse through membrane per unit difference in partial pressure is much higher। 3 diffusion membrane layer होते हैं। तो सबसे पहले थीन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई होता है, फिर द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज होते हैं एंड बेसमेंट सब्सटेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो 97 ऊपर वाला लाइन फिर से पढ़ देते डायरेक्ट। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड वाइस वर्सा। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through membrane per unit difference in partial pressure is much higher। 3 diffusion membrane layer, thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveoli, capillaries and basement substance होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते तो 97% ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन बाय RBC इन ब्लड। 97% ऑक्सीजन RBC के द्वारा होता है और 3% जो ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व स्टेट में
ट्रांसपोर्ट होता है स्टेट थ्रू प्लाज्मा के द्वारा। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 20 से 25% जो CO2 होता है वह RBC के द्वारा, एंड 70% होता है वह बाइकार्बोनेट के द्वारा, और जो 7% बचता है वह डिजॉल्व स्टेट के द्वारा। अब उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ये सब रिलेटेड है। ये सबसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है वह सिग्मोइड होता है। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, तो सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड होता है। वेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड, जब सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड वेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ इज ऑक्सीजन, अगर कैरी मतलब प्लॉट करते हैं ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का, तो अगेंस्ट PO2 दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होते हैं एंड यूजफुल नो इफेक्ट ऑफ PCO2H प्लस। एंड ये जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो तो इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, और इसी तरीक़ा से ये होते हैं। If high all factor except oxygen, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This indicates oxygen gets bind to hemoglobin in the lung surface and gets dissociation with tissue के साथ वह डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। नॉर्मल जो होते हैं 1000 मिलीलीटर में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचता है। अगर 1000 मिलीलीटर अगर होता है तो उसमें से 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं तो CO2 का होता है वह कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है 20 से 25%। वहाँ पर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है। CO2 विच इज बाइंड टू हीमोग्लोबिन फॉर्म फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई तक लाता है। जो टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड होता है वह एल्वियोलाई के पास लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलकर यह कार्बोनिक अनहाइड्रेज की हेल्प से H2CO3 बनता है। फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो होते हैं वह HCO माइनस प्लस हाइड्रोजन प्लस ये बनता है। इफ़ PCO2 लो तो अपोजिट डायरेक्शन ये होते हैं। इस तरीके से यह होता है। अब टिश्यू में CO2 प्लस H2O से वे H2CO3 बनता है, फिर H2CO3 मिलकर HCO3 प्लस हाइड्रोजन बनता है। फिर टिश्यू में अगर पार्शियल प्रेशर अगर CO2 इंक्रीज ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, अगर कैटाबॉलिज्म के कारण ये CO2 बढ़ता है। कैटाबॉलिज्म जानते हैं कि यह ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस है। ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज थ्रू कैटाबॉलिक प्रोसेस। द CO2 इज ट्रैप्ड बाय कार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर जो होते हैं CO2 ट्रैप्ड होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट CO2। अब वहाँ पर है कि transport CO2, the alveoli is released out as CO2. Every 100 milliliter deoxygenated blood deliver 4 milliliter of CO2 the alveoli। 100 मिलीलीटर में 4 मिलीलीटर CO2 को यह लाता है यहाँ तक एल्वियोलाई के पास में। 100 मिलीलीटर अगर है तो वो अब उसके बाद यहाँ पर है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में ये है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो न्यूरल सिस्टम का मेडुला रीजन रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। न्यूरल सिस्टम का ये मेडुला रीजन, न्यूरल सिस्टम का मेडुला रीजन जो होते हैं वह रिस्पायरेटरी रिदम होता है। केमोसेंसिटिव होते हैं ये सब। न्यूरल सिस्टम का मेडुला रीजन रिस्पायरेटरी रिदम होते हैं। केमोसेंसिटिव सेंटर होते हैं। ब्रेन का पॉन्स रीजन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होते हैं। ब्रेन का पॉन्स रीजन जो होते हैं वह न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं। कैन मॉडरेट, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले न्यूरल सिस्टम जो होते हैं वह CO2 और हाइड्रोजन ये सब बढ़ेगा तो एक्टिवेट करेगा। CO2 हाइड्रोजन ये सब बढ़ेगा तो एक्टिवेट करेगा जो कि विच टर्न कैन सिग्नल्स द रिदम सेंटर के पास वह सिग्नल जाएगा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पायरेटरी प्रोसेस। तो एडजस्टमेंट इन द रिस्पायरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड रिसेप्टर एसोसिएटेड। तो दिस सब्सटेंस
These substances can be eliminated receptor associated with aortic arc and carotid artery. तो रिस्पायरेटरी प्रोसेस भी दिस सब्सटेंस एलिमिनेटेड रिसेप्टर एसोसिएटेड जो होते हैं वह आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी से जुड़ता है। एल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन कंसनट्रेशन को ये चेंज करता है। उसके बाद यहाँ पर है कि ब्रेन का पॉन्स रीजन जो होता है वह न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। कैन मॉडरेट ऊपर को मतलब जो होते हैं वह न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो मॉडरेट ऊपर को न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, वह ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस करता है एंड देयर बाय अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट को अल्टर करता है। तो इस तरीके से ब्रेन का पॉन्स रीजन होता है वह न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और मेडुला रीजन जो होता है वह रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक एंड रिदम सेंटर समझ गए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वही मॉडरेट करता है न्यूरल सिग्नल्स को और यही रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, देयर बाय अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। द रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। डिजॉर्डर एम्फाइसीमा जो होते हैं वह क्रॉनिक डिजॉर्डर है। एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिजॉर्डर एल्वियोलर वॉल डैमेज ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज, ये सब सिगरेट के कारण हो सकते हैं। एल्वियोलर वॉल डैमेज होते हैं ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, उसका क्रॉनिक डिजॉर्डर है एम्फाइसीमा। लॉन्ग टाइम डस्ट लीडिंग टू फाइब्रोसिस, लॉन्ग टाइम अगर डस्ट अगर होगा तो उससे फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू जिससे लंग डैमेज हो सकता है। अब इस तरीके से रिस्पायरेशन भी